नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परितंत्र। इसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य पिरामिडों के बारे में और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो पहले के टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं नए सिलेबस में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। दूसरा, आपकी जो फूड चेन होती है उसमें एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर। ये जो ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशीय ही होता है, इनकी यूनिडायरेक्शनल होता है। केवल 10% एनर्जी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाती है। खाद्य श्रृंखला जो है आपके 3 टाइप की होती है। पहली है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला, जो कि उत्पादकों से चालू होती है और आपके उत्तरोत्तर क्रम में छोटे जीवों से बड़े जीवों की साइड जाती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाया आपके ग्रासहॉपर ने, ग्रासहॉपर को खाया आपके मेंढक ने, मेंढक को खाया आपके सांप ने। तो ये क्या हो गई आपकी चारण खाद्य श्रृंखला। जो आपकी दूसरी होती है वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये भी उत्पादकों से चालू होती है, लेकिन आपके उत्तरोत्तर क्रम में बड़े जीवों से छोटे जीवों की साइड जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको खाया किसने, उनके ऊपर रहते हैं पक्षी। पक्षी को के ऊपर यानी कि उनके शरीर पर कौन रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे जीव रहते हैं परजीवी। उसको अपन कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। आ गई बात समझ में। थर्ड जो है हमने पढ़ी अपरदी खाद्य श्रृंखला, जिसमें हमने देखा इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है और फिर आगे बढ़ती जाती है छोटे से बड़े जीवों की तरफ। इसके बाद हमने देखा खाद्य जाल के बारे में। तो बहुत सारी फूड चेन मिलके एक जटिल संरचना का निर्माण करती है जिसे अपन कहते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब कहा जाता है। जितनी ज्यादा उस फूड वेब के अंदर यानी कि जितनी ज्यादा फूड चेन होंगी, फूड वेब उतना ही कॉम्प्लेक्स या जटिल होगा, और जितना जटिल आपका खाद्य जाल होगा उतना ही स्थायी पारितंत्र होगा। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं खाद्य पिरामिडों को। सबसे पहले पिरामिड जो है वो किसने बनाया। पिरामिड्स आपने देखा होगा, अगर आप कभी कोटा घूमने गए हो, कोटा में जो है इस तरीके के जो अपने अजूबे हैं उनको बना रखा है, तो उसमें ये पिरामिड भी बना हुआ है। अब यहाँ पे हम उस वाले पिरामिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बना रहे हैं इकोसिस्टम के पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। तो सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने ये जो है बनाया। पिरामिड क्या होते हैं, एक प्रकार के सूची स्तंभ है। जैसे कि आपके मान लीजिए कि ये एक जो इसका एक पोषी स्तर है, ठीक है, ये दूसरा पोषी स्तर है किसी का, और ये तीसरा पोषी स्तर है, ये चौथा पोषी स्तर है, और ये पांचवा पोषी स्तर है। तो ये जो पिरामिड होते हैं वो हम किस किस के बनाते हैं। एक पिरामिड हम बनाते हैं संख्या के पिरामिड। जैसे कि आपके फूड चेन चल रही है आगे, पहले पेड़ पौधे हैं, फिर जीव है, फिर मांसाहारी जीव है, फिर बड़े मांसाहारी जीव है। तो इनका नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन पिरामिडों को बनाते हैं। तो पहला संख्या का पिरामिड, दूसरे आपके होते हैं जैव भार के पिरामिड यानी कि बायोमास के पिरामिड्स। इसमें क्या होगा, जैव भार के पिरामिड्स के अंदर कि आप जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ रहे हो तो उनका जैव भार जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बेसिस पे बनाएंगे। थर्ड आपके जो होते हैं वो होते हैं एनर्जी के पिरामिड्स यानी कि ऊर्जा के पिरामिड। अब देखो, ऊर्जा हमेशा हमेशा जब आप फूड चेन में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाओगे तो आपको पता है कि एनर्जी का लॉस होता है, हर एक पोषी स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब आप फूड चेन में आगे बढ़ोगे तो ऊर्जा का हमेशा ह्रास होगा, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे ऊर्जा कम होती जाएगी। तो मान लीजिए प्रथम पोषी स्तर पर एनर्जी जो है आपकी 1000 किलो कैलोरीज है या फिर 10,000 किलो कैलोरीज है।
फिर यहाँ पे उसका केवल 10% आएगा, फिर उसका 10%, फिर यहाँ पर उसका 10%, सबसे कम जो है इस वाले स्तर पर आएगा। तभी तो हमने इसको बढ़ते से छोटे क्रम में इस तरीके से बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो हमेशा ही इस तरीके से सीधे बनते हैं। कौन? ऊर्जा के पिरामिड हमेशा के हमेशा सीधे बनेंगे। अब बात आती है संख्या के पिरामिडों की और साथ के साथ जैव भार के पिरामिडों की। तो देखो ये जो है आपके इस तरीके से सीधे भी हो सकते हैं और इस तरीके से इन्वर्टेड यानी कि आपके उल्टे भी हो सकते हैं। मोस्टली सीधे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है उल्टे पिरामिड भी होते हैं जैव भार के और संख्या के। एनर्जी के हमेशा कैसे होंगे? हमेशा सीधे होंगे। ये क्या है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय, चतुर्थ और ये पांचवा पोषी स्तर। इस तरीके से इनका जो है अपन ने सूची स्तंभ बना दिया। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर मिलने वाली जीवों की संख्या या जैव भार या ऊर्जा के अंतर को आलेखी निरूपण द्वारा अभिव्यक्त करने पर पिरामिड अपन को प्राप्त होते हैं। तीन चीजें ली हैं, क्या क्या? एक ली है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दूसरा क्या है बायोमास पिरामिड्स और तीसरा क्या है एनर्जी पिरामिड्स। ठीक है। पिरामिड के आधार पर उत्पादकों को तथा मध्य में शाकाहारी जंतु व उनके ऊपर मांसाहारी जंतुओं को रखते हैं। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं? पिरामिड्स बनते हैं। तो पिरामिड आपके तीन प्रकार के, संख्या के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड और ऊर्जा के पिरामिड। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर संख्या के पिरामिडों की। तो देखो संख्या के पिरामिड आपके सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन जो संख्या के पिरामिड होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? ज्यादातर होते हैं ये सीधे। कैसे? सीधे पिरामिड होते हैं। अब देखो इसको समझो इस तरीके से, संख्या के पिरामिड से यहाँ पर मतलब है कि हर एक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या कितनी है। क्या वो जब हम फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं तो कम हो रही है, या फिर हम फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ पर ये पिरामिड विभिन्न पोषक स्तरों में सजीवों की संख्या को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये क्या है अपना? ये है प्रथम पोषी स्तर, ये है आपका द्वितीय पोषी स्तर, ये है तृतीय पोषी स्तर और ये चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पर क्या आएंगे? प्रथम पोषी स्तर के अंदर अपने क्या आते हैं बच्चा लोगों? तो प्रथम पोषी स्तर के अंदर अपने आते हैं उत्पादक। क्या आते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर्स है यानी कि मान लो कि बहुत सारी घास है, बहुत सारी घास है, ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादकों का नंबर ज्यादा। अब जब हम फूड चेन में आगे गए यानी कि जब हम द्वितीय पोषी स्तर पर गए तो यहाँ पर क्या आएंगे? आपके प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। क्या आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे। जैसे मान लो टिड्डे, अब जितने पेड़ पौधे हैं उन पे यानी कि मान लीजिए जितनी घास है, जितने पेड़ पौधे हैं उनसे कम नंबर में आपके क्या होंगे? यहाँ पर टिड्डे होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अब इन टिड्डों को खाने के लिए मान लीजिए मेंढक, मेंढक का नंबर इन टिड्डों से क्या होगा? कम होगा। यानी कि यहाँ पर अपने क्या आएंगे? अब द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मेंढक, तो मेंढक का नंबर इन ग्रास हॉपर से क्या है? कम है। अब इन मेंढक को खाने वाले मान लीजिए आपके हैं सांप। अब ये जो सांप है वो क्या कहलाए? आपके तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे गए तो हमने क्या देखा कि हर एक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यानी कि पहले जीव इतने थे, फिर जीव इतने रह गए, फिर जीव इतने रह गए, फिर जीव इतने रह गए। इस तरीके से हमने जो है इस पिरामिड को बना दिया। बनाया नहीं बनाया? तो ये क्या हो गया? आपका सीधा पिरामिड हो गया। किसका? संख्या का। देखो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता हर एक पोषी स्तर पर ये इनके नंबर्स है कि प्रथम पोषी स्तर पर इतने जीव हैं, द्वितीय पोषी स्तर पर इतने हैं, तृतीय पर इतने और चतुर्थ पर इतने। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इनका संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है।
देखिए अब यहाँ पर एक और जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेम, कि जैसे मान लीजिए एक समुद्र के अंदर, कहाँ पर, एक समुद्र के अंदर जो है हम एक इकोसिस्टम को देखते हैं। वहां पर सबसे पहले क्या हुए आपके, सबसे पहले है उत्पादक, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उनका नंबर ज्यादा है। उन पे रहने वाले जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनका नंबर उनसे कम है। फिर उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को यानी कि पादप प्लवकों को खाने वाले जंतु प्लवक, उनका नंबर उनसे कम है। इन जंतु प्लवकों को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फूड चेन में, नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पर ये पादप है, इनको छोटे छोटे कीड़ों ने खाया, फिर इनको छोटी मछलियों ने खाया, मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। तो नंबर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है, इसीलिए सीधा पिरामिड बना है किसका, संख्या का। आई बात समझ में। अब देखिए ये अधिकांशतः कैसे होते हैं, संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये उल्टे भी होते हैं। जैसे घास के मैदान का इकोसिस्टम, ये तो किसका है, सीधे का है, लेकिन यही हम अगर लेते हैं वृक्ष के इकोसिस्टम में, संख्या का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। अब आप कहोगे कि वृक्ष के इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा कैसे मैम, तो देखो भाई, आप जो है पहले तो सीधा पिरामिड देख लीजिए, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षस्थ मांसाहारी। तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए, देखो भाई उत्पादकों में घास आ गई, फिर आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं में क्या आ गया, प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंदर कीट, फिर आपके द्वितीयक उपभोक्ताओं में मेंढक और पक्षी, और फिर तृतीयक में बाज। यानी कि घास को खाया कीटों ने, कीटों को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया बाज ने। ये हुआ आपका संख्या का सीधा पिरामिड। अब अपन लेते हैं कि जो है एक वृक्ष का पिरामिड, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है, या फिर हम कहेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि वृक्ष का जो पिरामिड है या फिर वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका पिरामिड कैसा बनता है, और उसमें मेंशन करेगा संख्या का पिरामिड पूछा है, जैवभार का पिरामिड पूछा है, या ऊर्जा का पिरामिड पूछा है। यहाँ पर देखो आपके जो है वृक्ष आपके एक ही होता है, मतलब मान लो कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर जो है बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, तो जो है वृक्ष का नंबर तो एक ही है, पेड़ एक ही है, लेकिन उस पर जो है पक्षी मान लो 50 रह रहे हैं, 100 रह रहे हैं, 150 रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर क्या हुआ, बड़ा। अब यहाँ पर इन पक्षियों के ऊपर रहने वाले जो छोटी छोटी लाइस और बग्स होती हैं, यानी कि परजीवी हैं, उनका नंबर इनसे ज्यादा होगा। हर एक के शरीर के ऊपर मान लो कि 100 है या 50 है या 20 भी है, तो इन 50 के ऊपर, एक के ऊपर 20 है तो 50 के ऊपर हो जाएंगे कितने, 1000। तो इस तरीके से इनका नंबर इनसे ज्यादा हो गया। अब इन लाइस और बग्स को खाने वाले जो सूक्ष्म जीवी है उनका नंबर इनसे ज्यादा है। तो आपका पिरामिड कैसा बना कि सबसे ज्यादा इन सूक्ष्म जीवों का नंबर है, लाइस बग्स का उनसे कम है, पक्षी का उनसे कम है, और सबसे कम क्या है, पेड़ का। तो इस तरीके से ये जो पिरामिड है वो कैसा बना है, उल्टा बना है। किसका, एक संख्या का पिरामिड किसी वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर ये पिरामिड कैसा हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है ऊपर कि वृक्ष पर आश्रित व पक्षियों पर परजीवी निर्भर होते हैं, पोषण स्तर बढ़ने के साथ संख्या भी बढ़ती जाती है, जबकि सीधे पिरामिड में संख्या क्या हुई थी, अपनी कम हुई थी। आ गई बात समझ में। यह है आपका क्या, संख्या का पिरामिड। आगे चलते हैं। दूसरा है अपना बायोमास यानी कि जैव भार का पिरामिड। ये जो जैव भार के पिरामिड होते हैं ना, ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये जो है ये भी मोस्टली सीधे होते हैं, लेकिन ये जो है कभी कभी उल्टे भी होते हैं। जैसे एक नदी का या एक समुद्र का हम बनाते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, तो जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा आता है, इन्वर्टेड आता है। देखो प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार को दर्शाया जाता है। जो बायोमास है जीवों का, उसमें हमने संख्या को दर्शाया, इसमें हमने क्या दर्शा दिया कि प्रथम पोषी स्तर पर, द्वितीय पोषी स्तर पर, तृतीय पोषी स्तर पर, चतुर्थ पोषी स्तर पर जो जीव है उनका जैव भार कितना है।
ठीक है, देखो ये भी अधिकांशतः सीधे होते हैं। जलीय इकोसिस्टम में जैवभार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। किसमें? जलीय इकोसिस्टम के अंदर। तो मैंने बताया ना, किसी नदी का या फिर मान लीजिए किसी समुद्र का इकोसिस्टम, वो कैसा होगा? इस प्रकार से उल्टा होगा, इन्वर्टेड। आप कहेंगे क्यों? अभी इसी के जस्ट आगे हम डायग्राम में इस चीज को समझने वाले हैं। देखो, उत्पादक सूक्ष्मजीव, जैवभार अल्प। यहां देखिए आपके जो है, सबसे पहले इसको देखिए कि सीधे पिरामिड में क्या हुआ। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि एक जो है स्थलीय जो पिरामिड है उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्थल पे क्या है? अपने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका बायोमास कितना है? 1000 किलोग्राम है। सबको एक साथ लिया, निकाला बायोमास, तो कितना आया? 1000 किलोग्राम आया। अब इन पेड़ पौधों को खाने वाले जितने भी जीव हैं, इनकी प्राथमिक उपभोक्ता है, उनका बायोमास कितना आया? 100 किलोग्राम। भाई कम ही लोग खाएंगे ना, पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, जानवर उस जंगल में कम है। अब उन जानवरों को, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले जो बड़े जीव हैं, उनकी संख्या और कम होगी, यानी कि उनका जो बायोमास है वो भी कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो बायोमास कितना रह गया इसका? 10 किलोग्राम। अब जो और जैसे हम आगे गए तो इसको खाने वाला शेर, शेर का बायोमास कितना आ गया? 1 किलोग्राम आ गया। तो जैसे जैसे हम पोषी स्तर में आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे इन जीवों का जो बायोमास है, जैवभार है, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसीलिए बायोमास का ये जो टेरेस्ट्रियल वाला पिरामिड है वो कैसा बनेगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा। अब बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। क्या? जलीय यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो देखो यहाँ पर पानी में रहने वाले जो जलीय पेड़ पौधे हैं उनका बायोमास कम, फिर इनको खाने वाले जो जंतु प्लवक है, फिर आपके जो है जंतु प्लवकों को खाने वाली छोटी मछलियां हैं, छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां हैं। तो एक बड़ी मछली जो होती है उसका वजन यानी कि उसका जैवभार क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जबकि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, क्या उनसे कंपेयर कर पाएंगे क्या अपन उसे सबसे बड़ी मछली के जैवभार को? नहीं ना। यानी कि जो टॉप कंज्यूमर है उसका जो जैवभार है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब पोषी स्तर में हम आगे गए तो जैवभार क्या हो गया? बढ़ता चले गया, इंक्रीज हुआ। इसीलिए यहाँ पर ये जो पिरामिड है वो कैसा बना? उल्टा बना। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि संख्या के पिरामिड में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, तो आपके क्या? एक वृक्ष का पिरामिड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैवभार के पिरामिडों में किस इकोसिस्टम का पिरामिड उल्टा होता है, तो कौन सा? जलीय इकोसिस्टम का, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का। यहाँ पर जो है बायोमास घट रहा है पोषी स्तर पर बढ़ने पर, और यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर में आगे जाने पर जो जैवभार है वो बढ़ रहा है। आई बात समझ में? आगे देखिए यहाँ पर तीसरे अपने आते हैं ऊर्जा के पिरामिड। और इसमें तो इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? सीधे। आप कहोगे सीधे क्यों होते हैं मैम, उल्टे भी तो हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। केवल कितनी? केवल 10% एनर्जी ही स्थानांतरित होती है। यानी कि इसके पास जितनी है उसका केवल 10% यहाँ जाएगा। यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब जब ऊर्जा कम होगी तो हमेशा ही जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा? सीधा। क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। केवल आगे ही जो है एनर्जी जाएगी, वापस पीछे नहीं आएगी। देखो यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह के दौरान निरंतर क्या आती है? गिरावट आती है। इसीलिए सदैव कैसे होते हैं? सीधे। इस पिरामिड के अंदर आपके जो एनर्जी पास हो रही है एक पोषी स्तर से दूसरे में, देखो ये क्या है? उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है। उत्पादक जो है उनके पास मान लो कि 1000 या 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी है, उसका 1% गया किसमें?
इसमें देखो यहाँ पर एरो के निशान आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ से इतनी एनर्जी इस प्राथमिक उपभोक्ता में गई, प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ताओं में केवल इतनी एनर्जी गई, द्वितीयक से तृतीयक में केवल इतनी एनर्जी गई और तृतीयक से चतुर्थ में केवल इतनी ही एनर्जी गई, यानी कि केवल 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर हुई, ऊर्जा का ह्रास होता गया। तो ये ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार अपन कहते हैं कि हर एक पोषी स्तर पे आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई। आगे देखिए लिंडेमैन का 10% नियम, इसके अनुसार प्राप्त ऊर्जा के 90% भाग को प्रत्येक जीव अपने विभिन्न क्रियाओं में खर्च कर लेता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पर मिलती है, प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा की कमी आती है। शीर्षस्थ उपभोक्ता सबसे कमजोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए उत्पादकों के पास है 1000 किलो कैलोरी, अब इसका केवल 10% गया, यहाँ पर आगे तो 1000 का आप जब 10% निकालते हो तो कितना आता है, तो 1000 का केवल 10% आएगा आपका 100 किलो कैलोरी। तो यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास 100 किलो कैलोरीज ही गई ओनली। अब इसका जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनके पास इस 100 का भी 10% जाएगा, तो 100 का 10% गया तो कितना बचा, केवल 10 किलो कैलोरीज बची। अब इस 10 का भी जो है केवल 10% जाएगा किस पर, अगले पोषी स्तर पर, तो 10 का भी केवल 10% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, ओनली 1 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो यानी कि आपके जैसे जैसे पोषी स्तर में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। तो इसके पास केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा आई और इसके पास तो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी। तो इसीलिए तो जो टॉप कंज्यूमर हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, देखिए आगे एनर्जी के पिरामिड्स, यहाँ पर ग्रास है यानी कि उत्पादक है, उनके पास कितनी है, 10,000 जो है किलो कैलोरीज है। अब इसकी केवल 10% गई इन ग्रास ऑपर पे 1000 किलो कैलोरी, इसकी 10% गई 100 किलो कैलोरी और इसकी 10% गई 10 किलो कैलोरी और फिर इसके पास 1 किलो कैलोरी ही आई। तो इस तरीके से एनर्जी के पिरामिड्स हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे। और ये नियम किसने दिया, 10% लॉ वाला लिंडेमान ने दिया। आई कि यही बात समझ में। चलिए आगे देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड की सीमाएं होती हैं कुछ, 2 या 2 से अधिक पोषक स्तरों से संबंधित जातियों का विवरण नहीं दिया जाता, खाद्य जाल का समावेश नहीं होता पिरामिड के अंदर, मृतोपजीवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये क्या है, पिरामिड की कुछ सीमाएं होती हैं। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए आज के इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया एनर्जी फ्लो और साथ के साथ फूड वेब के बारे में। सबसे पहले हमने बात की किसकी, पिरामिडों की। तो पिरामिड जो है चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले बनाया। इसमें क्या किया कि जैव भार के पिरामिड, संख्या के पिरामिड और आपके ऊर्जा के पिरामिड बनाए। पहला अपन बात करते हैं संख्या के पिरामिड। तो जो संख्या के पिरामिड होते हैं वो जीवों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं और ये जो है मोस्टली सीधे होते हैं, लेकिन आपके जो संख्या के पिरामिड है वो एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को जो हम प्रदर्शित करते हैं तो आपका उल्टा होता है। संख्या के पिरामिड में सीधे वालों में क्या होता है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जबकि एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या जो है प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ जाती है, यानी कि एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र जो अपन बनाते हैं। तो ये क्या है, आपके उल्टा पिरामिड इसमें बनता है। दूसरा है जैव भार के पिरामिड, ये भी जो है ज्यादातर सीधे होते हैं, लेकिन जब हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड बनाते हैं तो वो उल्टा बनता है। तीसरा हमने पढ़ा एनर्जी के पिरामिड्स। तो एनर्जी के पिरामिड कैसे होते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं,
क्योंकि हर एक पोषी स्तर पर एनर्जी का ह्रास होता है। ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार एनर्जी को ना तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है। अब बाकी की जो एनर्जी है केवल 10% ही अगले पोषी स्तर पे जाएगी। बाकी की जो एनर्जी है वो सारे कामों में यूज ले ली जाती है और या फिर वातावरण में रिलीज कर दी जाती है। तो आपके ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। 10% एनर्जी फ्लो होती है, ये किसने कहा? ये कहा लिंडेमान साहब ने कि केवल 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।